मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट के द्वारा रसायन विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। विद्यार्थी जरा इसको सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। यूजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की यानी कि आवर्त सारणी की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये आप लोग देखने जा रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ अथवा उपयोगिताएं निम्नलिखित है प्रकार से दी गई हैं। कैसे कैसे? नंबर 1, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। देखो, इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ लो क्या था। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ स्थान खाली छोड़ दिए गए थे, लेकिन उनसे ऊपर या उनसे नीचे ग्रुप में जो तत्व आ रहे थे वे तो दर्शाए गए थे। तो जब किसी ग्रुप के एक सदस्य की गुणों की पहचान हो जाती है तो उस ग्रुप के अन्य सदस्यों के गुण भी समान प्रकार के होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि गुणों के अध्ययन में सुविधा हो गई। पहले से ही ये बात जो है बताई गई थी, भविष्यवाणी कर दी गई थी तत्वों के गुणों की। किन तत्वों के गुणों की? जिनकी उस समय तक खोज भी नहीं हुई थी। ठीक है, जब उनके गुणों के विषय में भविष्यवाणी कर दी तो उनकी खोज में भी उन गुणों के आधार पर क्या मिली? सहायता मिली। समझ में आई बात? अब देखिए कैसे। मेंडलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। क्या हो गया भाई? भौतिक और रासायनिक गुणों का जो अध्ययन है वो सरल हो गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। क्या? समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था। अतः एक तत्व के गुणों के अध्ययन से उस समूह के अन्य तत्वों के गुणों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। उस समूह के जो अन्य तत्व हैं उनका भी पता चल जाता है। जैसे कहने की बात यह है कि कुछ गुण कैसे पता चल जाते हैं। जैसे कक्षा 9 के अभिषेक भैया जी का हमने पता कर लिया। क्या पता कर लिया कि अभिषेक भैया जी कक्षा 9 में है, तो इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं वे सारे कक्षा 9 में ही है, सबका पता चल गया। फिर कहा कि अभिषेक भैया जी हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और क्या, SST और क्या, ड्राइंग, ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पता लगा सबके सब यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चला कि कक्षा 10 में इन आचार्य जी का पीरियड है, तो पता चला कि जितने भी कक्षा के अंदर विद्यार्थी हैं सबका यही टीचर पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें तो इससे पता चल गई। ठीक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से तत्वों के अध्ययन में भी सहायता हो गई, जिनकी उस समय तक खोज भी नहीं हुई थी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलो। सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक। देखो, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता कैसे हुई देखो, देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी से कई तत्वों के गलत परमाणु द्रव्यमानों को सही करने में सहायता मिली। कई तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान गलत थे, लेकिन उन्हें सही करने में सहायता मिली मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। ठीक है जी। सन 1969 से पहले बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। कितना माना जाता था? 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के गुणों के समान है। क्या कहा? Be के जो गुण हैं वे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के द्वितीय समूह के तत्वों के समान है। किसके? बेरिलियम के द्वितीय समूह के तत्वों के समान गुण रखता है बेरिलियम। ठीक है, नहीं? और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना माना गया? 13.5। अतः Be द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस आधार पर तो इसे द्वितीय समूह में होना चाहिए, परंतु इस दशा में Be का परमाणु द्रव्यमान लिथियम के परमाणु द्रव्यमान 7 व बोरोन के परमाणु द्रव्यमान 11 के मध्य होना चाहिए। किसके? 7 के और 11 के मध्य होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन है कितना इसका? 13.5।
इससे मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि Be का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 13.5 नहीं है, वो 9.4 है। जब तो वो 7 के और 11 के बीच में आएगा। किस किस के बीच में आएगा भाई? 7 के और 11 के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा Be का परमाणु द्रव्यमान 9.4 प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार कुछ अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सही ज्ञात किया गया। इसी प्रकार से जिनके गलत थे परमाणु द्रव्यमान, उनके भी सही कर लिए गए। कहने की बात क्या है कि जो बेरिलियम है वो द्वितीय समूह का तत्व होना चाहिए। ठीक है भाई। और ये जो है परमाणु द्रव्यमान इसका 13.5 माना गया था, लेकिन बाद में जब इसका अध्ययन किया गया तो इसका परमाणु द्रव्यमान, लिथियम के परमाणु द्रव्यमान 7 के और बोरोन के परमाणु द्रव्यमान मतलब 11 के बीच में होना चाहिए। इसी हिसाब से इसका जो परमाणु द्रव्यमान सही तरीके से निकाला प्रयोगात्मक अध्ययन करके, वो 9.4 निकाला, न कि 13.5। समझ में आई बात? इसी प्रकार से जो अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में गलती हो रही थी उनमें भी सुधार कर लिया गया। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे चलिए, आगे क्या आता है भाई? यहाँ देखो, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। नए तत्वों की खोज करने में कैसे सहायता मिली? देखो, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तो नए तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। क्या कर दिया? नए तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान इसने छोड़ दिए। फिर क्या कहा? आवर्त सारणी में स्कैंडियम मतलब Sc, गैलियम मतलब Ga तथा जर्मेनियम जैसे तत्वों के लिए रिक्त स्थान थे। इन सब तत्वों के लिए क्या थे भाई? रिक्त स्थान थे। बाद में अब जब इन तत्वों की खोज हुई तो इनके गुण मेंडलीव द्वारा की गई भविष्यवाणी के गुण के अनुरूप थे। इनके द्वारा जो भविष्यवाणी करी गई उसके अनुरूप थे। बाद में जो तत्वों की भविष्यवाणी की गई, सुन लो बात, बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो जो भविष्यवाणी करी गई थी उसी के अनुरूप गुण पाए। समझ गए? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, उसी के समान पाए गए। ठीक है नहीं? अब देखो, अज्ञात तत्वों का नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका मतलब संस्कृत शब्द है, उपसर्ग लगाकर किया। क्या लगाकर किया? एका शब्द लगाकर किया। देखो, स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के गुण क्रम से एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। कोई दिक्कत तो नहीं है? एका शब्द लगा दिया, इससे पहले जो तत्व आ रहा उसके समान। ठीक है। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा गैलियम के गुण समान थे। कैसे गुणधर्म? देखो, परमाणु द्रव्यमान एका एल्यूमिनियम का 68 है और गैलियम का 69.7 है। ऑक्साइड का सूत्र देखो, इसके E2O3 और वास्तविक रूप में अगर हम गैलियम का देखें Ga2 और O3। ठीक है। क्लोराइड का सूत्र देखें ECl3 यानी कि GaCl3। इस प्रकार से बनाए गए। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 44.9, गैलियम का जो है परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान है, सॉरी भाई, 44.9 किसका? स्कैंडियम का। गैलियम का परमाणु द्रव्यमान 69.7, जर्मेनियम का परमाणु द्रव्यमान 72.6 आदि होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गई बात? आगे समझ में? तो ये क्या थे भाई? ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। बेटे, एका शब्द लगा दिया। क्या लगा दिया? एक पहले आ रहा ना, उससे पहले संस्कृत शब्द जोड़ दिया उपसर्ग के रूप में एका। क्या? एका पहले जोड़ दिया, एका शब्द, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? एका बोरोन, इस तरीके से जो है इनका नाम रख दिया। और भविष्यवाणी थी तो उसी के समान पाया गया जब नए तत्वों की खोज हुई। उन नए तत्वों को किसके समान पाया गया? जो उसने भविष्यवाणी की थी उसी के समान पाया गया। अब आगे देखो, गलतियां, दोष भी तो पढ़ने हैं। जब आपने इसके लाभ उपयोगिताएं पढ़ ली तो इसकी गलतियां भी तो पढ़ोगे। देखो, ये दोष हैं। क्या हैं दोष? मेंडलीव के वर्गीकरण के दोष या सीमाएं। ये जो दोष हैं इसको हम अंग्रेजी में डिमेरिट्स बोलते हैं, लिमिटेशंस बोलते हैं सीमाएं को,
ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का या वर्गीकरण के दोष या सीमाएं हमें बतानी है। देखो यहाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं। क्या है भाई? प्रमुख दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति। क्या है भाई? हाइड्रोजन की स्थिति। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 1 में अक्षार धातुओं के साथ रखा गया। किसके साथ रखा गया? अक्षार धातुओं के साथ रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अक्षार धातुएं जैसे कि सोडियम की तरह हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर से क्रिया करके समान सूत्र के यौगिक बनाते हैं। देखो सबसे पहली स्थिति है हाइड्रोजन की, दोष की स्थिति। अगर दोष पूछेंगे सबसे पहले हम क्या दोष बताएंगे? हाइड्रोजन की स्थिति। देखो जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसको एक जगह ही तो स्थान दिया जाए, एक ही उसका कमरा मिलेगा, है ना? घर के अंदर उसे एक ही तो चीज मिलेगी, और भी हैं, औरों को भी देने। अब ऐसा तो है नहीं सारे कमरे उसी के नाम कर देंगे, क्योंकि और भी सदस्य हैं। तो हाइड्रोजन ज्यादा लाड प्यारा वाला है क्या, जिसको 2 जगह स्थान मिल गया? जब सबको हमने पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व 118 को एक एक जगह दे दी, तो हाइड्रोजन को 2 जगह क्यों दे रखी है? ये उसका क्या है? दोष है। समझ में आई बात? ये क्या है उसका दोष? देखो क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट समूह में अक्षार धातुओं के साथ रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि अक्षार धातुएं, हाइड्रोजन जो है अक्षार धातुओं की भांति हैलोजनों से भी, ऑक्सीजन से भी, सल्फर से भी क्रिया करके समान प्रकार के यौगिक बनाता है। जैसे सोडियम ने क्रिया करी क्लोरीन के साथ तो NaCl बना। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो HCl बनाएगा। अगर सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो Na2O बनाया, और अगर हाइड्रोजन क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो H2O बनाएगा। सल्फर के साथ क्रिया करी तो Na2S बनाया, हाइड्रोजन ने क्रिया करी सल्फर के साथ तो H2S बनाया। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन के कुछ गुण हैलोजन के समान हैं। क्या है भाई? हाइड्रोजन के कुछ गुण हैलोजन के समान हैं। देखो कैसे, हाइड्रोजन तथा हैलोजन दोनों अधातु हैं। सबसे पहला गुण तो ये होगा कि दोनों क्या हैं? अधातु। दोनों द्विपरमाणु अणु के रूप में होते हैं, जैसे H2, F2, Cl2, Br2 आदि। हाइड्रोजन तथा हैलोजन धातुओं के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे NaH तथा NaCl, सोडियम हाइड्राइड और सोडियम क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन तथा हैलोजन अधातुओं के साथ क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जैसे CH4, CCl4 आदि। क्या क्या? CH4, CCl4 आदि। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ, अतः हाइड्रोजन के गुण अक्षार धातुओं तथा हैलोजनों से मिलते जुलते हैं। क्या है भाई? हाइड्रोजन के गुण अक्षार धातुओं से और हैलोजनों से क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को समूह फर्स्ट के साथ साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? फर्स्ट समूह के साथ साथ होना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। क्या कहा भाई? हाइड्रोजन के गुण अक्षार धातु के और हैलोजनों के दोनों से मिलते जुलते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को समूह फर्स्ट के साथ साथ होना चाहिए। ज्यादा गुण किससे मिल रहे हैं? अक्षार धातुओं से, ठीक है नहीं? और इसे 7th A में भी स्थान दिया गया है हैलोजनों के साथ। समझ में आ रही है बात? किसके साथ? फर्स्ट A के साथ 7th A में हैलोजनों के साथ भी इसको स्थान दिया गया है, जो कि इसकी स्थिति दोषपूर्ण है। ठीक है ना? इससे ही पता चलता है कि हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। जब 2 जगह रख दिया इसको, समझ में नहीं आई बात? आगे देखो, हम क्या कहते हैं? जब समस्थानिकों का स्थान। क्या? समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए समस्थानिक होते क्या हैं। बताओ क्या होते हैं भाई? देखो, सम माने समान, स्थानिक माने स्थान, मतलब जिनके स्थान समान हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। आइसो माने समान, टोप्स माने स्थान। समान स्थान पर इनको रखा गया है। देखो यहाँ
समान तत्व के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं भाई? रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। देखो, मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। किसके बढ़ते क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। इसलिए समस्थानिकों को भिन्न समूह में होना चाहिए। काहे में होना चाहिए? भिन्न समूह में होना चाहिए। परंतु मेंडलीव आवर्त सारणी में एक तत्व के समस्थानिकों को समान समूह में एक साथ रखा गया। क्या किया गया भाई? मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक तत्व के समस्थानिकों को समान समूह में एक साथ रखा गया। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्रम से 35 तथा 37 है। इन दोनों समस्थानिकों को एक साथ समान समूह में स्थान दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। भाई, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, तो वो जो आवर्त सारणी बनाई थी वो तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाई थी। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बनाई, तो क्लोरीन 35 को 35वें स्थान पर और 37 को 37वें स्थान पर रखा जाना चाहिए था। तो इसने 35 वाली जगह ही दोनों को क्यों रख दिया? 35 वाले को भी वहीं रख दिया और 37 वाले को भी वहीं रख दिया। तो ये दोष की स्थिति नहीं है क्या? आई नहीं समझ में? ये दोष की स्थिति नहीं है क्या भाई? जब तुम्हें कह दिया कि तुम्हें 35 नंबर पे खड़े होना है, ठीक है, तुम भी क्लोरीनी हो लेकिन 35वां नंबर तुम्हारा है, तुम भी क्लोरीनी हो लेकिन तुम्हारा 37वां नंबर है, तो दोनों के दोनों 35 पे कैसे रख दो? खड़े हो जाओगे, क्योंकि 35 के बाद 36 आएगा, 37वें पे ही आएंगी फिर। समझ रहे हैं? लेकिन अगर दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया तो फिर दोष नहीं है। जब क्यों है दोष? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था इसमें तत्वों को, तो दोनों को एक जगह ही क्यों रख दिया? ये स्थिति दोषपूर्ण है। कैसी है? दोषपूर्ण। समझ में आ गई बात? अब यहां देखिए, देखो, भारी परमाणु भार वाले तत्वों को हल्के परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखना। अब सुन लो बात, भारी वाले को मतलब जिसका परमाणु भार ज्यादा है। किसी का परमाणु भार है 17 और किसी का परमाणु भार है 16, तो पहले कौन सा आएगा? 17 पहले आता है, 16 आएगा ना, 16 पहले आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुछ जगह 17 को पहले रख दिया, फिर आ रहा 16 बाद में। तो जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कह रहे हो तो 17 वाला बाद में आना चाहिए, 16 वाला पहले आना चाहिए। तो इन्होंने 17 को पहले कैसे रख दिया? ये दोष की स्थिति बनी। समझ में आई बात? पढ़ के देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ भारी तत्वों, अधिक परमाणु भार वाले तत्व को हल्के तत्वों यानी कि कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। जैसे कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान 58.93 को निकिल परमाणु द्रव्यमान 58.71 से पहले रखा गया। इससे क्या रख दिया गया भाई? इससे पहले रख दिया गया, ठीक है नहीं? इस प्रकार टेल्यूरियम परमाणु द्रव्यमान 127.6, सुनियो भाई, 127.6 को आयोडीन परमाणु क्रमांक 126.9 से पहले रखा गया। भाई दोनों में क्या आएगा? पहले 126.9 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने 127.6 को पहले रख दिया। ये बहुत बड़े सूरदार हैं, ये बहुत बड़े समझदार आदमी हैं। इन्होंने अपने आप ही तो नियम बनाया कि जी ज्यादा वाले को बाद में रखना है और कम वाले को पहले रखना है। लेकिन इन्होंने यहाँ सूरदारी क्या दिखाई? ज्यादा वाले को पहले रख दिया, यहाँ से 127.6 रख दिया और 126.9 यहाँ रख दिया। तो ये इनका दोष नहीं है भाई, इनका तो उस समय जो है धमकाना चाहिए था इन्हें, ठीक है नहीं? लेकिन क्या कर सकते हैं? नियम है, पढ़ना पड़ेगा। और ये कमी जो है यही हमें पढ़नी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमसे मुख्य रूप से पूछी गई कि कमी बताओ क्या थी। समझ में आ गई बात? क्या कमी बताओ क्या थी? अब देखो, मेंडलीव
आवर्त नियम इस गलत क्रम की व्याख्या नहीं कर सका। भाई जब पूछा ये गलत क्यों करा, ऐसा क्यों करा, तो इसकी व्याख्या मेंडलीव नहीं कर सका। तो ये भी क्या था, उनका एक दोष था। अब यहाँ जाओ, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा जाना। इसने क्या कहा था, सुनो मेरी बात, इसने एक बात बताई थी कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान दिया गया है, समान गुणों वाले। अब जैसे हमने कहा ये बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं सारी एक क्रम में खड़े हो जाओ, बालक एक क्रम अलग क्रम में खड़े हो जाओ, तो क्या हो गया, वो गुण अलग हो गया ना। समान गुण वाले यानी कि बालिकाएं अब बालिकाओं के क्या है, सबके लंबे बाल हैं, चुटियां हैं सबकी। अब बालकों के थोड़ी चुटियां हैं, तो हम कहेंगे चुटिया वाले सारे एक तरफ खड़े हो जाओ, यानी कि बालिकाएं सारी एक तरफ खड़े हो। बेटे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं मैं। अब उसमें क्या कर दिया इन्होंने, ये तो समान गुण हो गया। अब अगर बालकों को भी उसमें खड़ा कर दे तो फिर तो गलत है ना वो। जब नियम हम ही बना रहे खुद, तो हम ही उसे तोड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलत बात है। जैसे हमने क्या कहा, सब बच्चे फीस लेकर स्कूल में आओ, उन्हीं को बिठाया जाएगा। तो जिनकी फीस जमा है उनको तो बिठा लिया, लेकिन जिनकी फीस जमा नहीं है उनको भी उसमें बिठा ले, तो वो गलत नहीं है, वो दोष नहीं है। और जब पूछा जाए हमारे से कि भाई इन्हें क्यों बिठाया, तो वो क्या बन गया, दोष बन गया, और हम उसका जवाब नहीं दे पाए। वो ये एग्जाम्पल यहाँ पर लागू कर लो, आप समझ गए क्या। सुनियो ध्यान से भाई, इस आवर्त सारणी में कुछ समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रखा गया है। भाई जब समान गुण वाले हैं, तुम्हें तो सारे एक जगह होने चाहिए। जो समान गुण वाले हैं उन्हें तो रख दिया कुछ को, सबको नहीं, कुछ को। कुछ तत्व समान गुण वाले अलग अलग जगह रख दिए, गलती होगी। दूसरी बात, जैसे प्लेटिनम को 8वें तथा गोल्ड को पहले समूह में रखा गया है, जबकि दोनों के गुण समान है। जब दोनों के गुण समान है तो दोनों को एक साथ रखा जाना चाहिए था। तो ये इनका दोष है, ये इनकी गलती है, ये इनका पाप है। और आगे सुनिए, और ये हमारा क्या बन रहा, अभिशाप है। क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ रहा। गलतियां उन्होंने करी, नियम बनाते समय पढ़ने हमें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा नियम क्या है कि इन गलतियों को ही पढ़ के बताना, लिखना, वो इसी पर नंबर मिलेंगे हमें। समझ में आई बात, क्यों, ये हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। आज की इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।